ऑक्सीकृत होकर भोजन सड़ने लगता है। कितना सिंपल लैंग्वेज दिया हूं ना। और उससे एक खराब दुर्गंध निकलने लगती है और भोजन का स्वाद भी क्या हो जाता है, अप्रिय हो जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं हम लोग, विकृत गंधता कहते हैं। यानी शॉर्टकट में अगर बोला जाए 100 बात की एक बात, तो सिर्फ एक बार में भोजन का सड़ना ही विकृत गंधता कहलाता है। जैसे गर्मी के दिनों में आप लोग देखते होंगे कि चावल जो है ना, अगर 2 से 3 घंटा पका हुआ हो गया तो गर्मी के दिन में देखते हैं ओरा जाता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं, ओरा गया भात, चावल ओरा गया, अब उसको नहीं खाएंगे। मम्मी कहते हैं खाइमे कि ना खाइमे, है ना, तो ओकरा सुरक्षित रखला, देखा लो पानी में डाल दिया थे, है ना, तो पानी में डाल देने से ये बात सही है कि कुछ हद तक सुरक्षित हो जाता है चावल, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कब तक सुरक्षित रहेगा, ज्यादा देर तक पानियों में पका के छोड़ दीजिएगा तो पका हुआ अनाज बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है यहाँ पर। तो सवाल ये उठता है कि सर जी विकृत गंधता को बचाने का कोई उपाय है सुरक्षित रखने का? हाँ बिल्कुल है बाबू। पॉइंट नंबर पहला, ऐसा कीजिए कि उसको ऑक्सीकृत होने से खाली रोक लीजिए। इसमें जितना भी प्रोसेस है उस सब का सब सिर्फ एक ही काम है कि भोजन जो रखा हुआ था मेरे बर्तन में, ये जो बर्तन है इसमें जो भोजन रखा हुआ है ना, इसमें जो भोजन रखा हुआ है उसको ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या करना है, रोकना है बस। अब ऑक्सीजन के संपर्क में आने से यदि हम लोग रोक दिए तो बस मजा ही मजा है, भोजन अधिक लंबे समय तक क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो सिंपल है यार, इसको क्या करो, एक ढक्कन बना दीजिए ना भाई, इसको एक ढक्कन बना दीजिए, इसको एक ढक्कन बना दीजिए, ढक्कन से क्या कर दीजिए, पैक कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि वो बर्तन वायुरुद्ध होना चाहिए। वायुरुद्ध के मतलब हो गया कि अंदर का हवा बाहर न निकल सके और बाहर का हवा अंदर न जा सके, उसको क्या कहते हैं, वायुरुद्ध कहते हैं, यानी पूरी तरह से पैकिंग, पहला। दूसरा, ये जो बर्तन होना चाहिए ना वो तापरुद्ध भी होना चाहिए मेरा बच्चा। तापरुद्ध के मतलब ये होता है ना कि हल्का टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सके, अंदर टेम्परेचर पहुंचने ही ना दे। यानी देखिए वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है उसको अंदर ना जाने दे। नहीं तो खुद सोचिए ना भाई कि गर्मी बाहर में 40 डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर है, फ्रिज क्या करता है, फ्रिज वही काम तो करता है कि बाहर का जो तापमान होता है ना उसको अंदर नहीं जाने दे रहा, वो अपना एगो बेसिक लो टेम्परेचर बना के रखा हुआ रहता है ना। ठीक है, तो इसीलिए बच जाता है। देखिए पहला, वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर, ध्यान दीजिए कि जो थर्मस होता है हम लोग के पास, जो रोटी रखने वाला जो एक बर्तन होता है उसमें देखते हैं रोटी अधिक समय तक गर्म रहता है, मुलायम रहता है, होगा शायद आप लोग के घर में भी होगा रोटी रखने वाला बर्तन, है ना। दूसरा, भोजन को फ्रिज में रखकर, रेफ्रिजरेटर, किसी को लगता है सर क्या रेफ्रिजरेटर फ्रिज को ही कहते हैं या दूसरा है, दोनों वही है, फ्रिज कहिए या रेफ्रिजरेटर कहिए, लेकिन रेफ्रिजरेटर बोलने में लोगों को बहुत भारी लगता है, इसीलिए लोग शॉर्टकट में उसको फ्रिज कहते हैं, क्योंकि फ्रिज का काम ही है ठंडा रखना। ठीक है, तो अब भोजन को रेफ्रिजरेटर में भी रख करके लंबे समय तक उसको सुरक्षित रख सकते हो। देखते हो सब्जी जब कोई लाता है तो फ्रिज में रख दिया जाता है, लेकिन मैं एक रिकमेंड करूं, कभी भी ताजे भोजन को फ्रिज में रख करके नहीं खाना चाहिए। ये बात मैं मानता हूं कि फ्रिज में रख देने से भोजन लंबे समय तक खराब तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं, वो उतनी मात्रा में नहीं रह पाते हैं, वो पोषक तत्व उतना फायदा नहीं करता है जितना ताजा में करता है। ठीक है, यहाँ तक चलें तो आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट अगला पॉइंट आगे है कि वसा युक्त भोजन में N2 मिलाकर, यहाँ N2 लिखने का तरीका गलत है, N2 जो हो जाएगा वो हमारा ऐसे लिखाता है, N2 मतलब नाइट्रोजन गैस। एक चीज नहीं जानते तो मैं बता दूं कि हमारे पृथ्वी पर में पाए जाने वाले गैसों में सबसे ज़्यादा ठंडा गैस कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस में आप हाथ डाल दीजिएगा, आपका हाथ जम के निकलेगा तुरंत, कुछ देरी नहीं, तुरंत जम जाएगा, इतना ठंडा गैस होता है। नाइट्रोजन गैस का यूज सामान्यतः जो है वो अंतरिक्ष यानों में किया जाता है ताकि हीट ना हो सके, और कोई हीटिंग जो उष्मा रोधक जो होता है ना, उष्मा वाला जो वायुयान या कोई और यान होता है वो जो है वो क्या होता है, उसमें ठंडा रखने के लिए कौन सा गैस का यूज किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का, याद रहेगा। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, परमाणु द्रव्यमान 7 होता है, यह एक प्रकार का गैस है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाया जाता है? नाइट्रोजन का। कितना प्रतिशत? 78% हमारे वायुमंडल में। बेंजोइक अम्ल, शानदार ऑब्जेक्टिव बच्चों, बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव।
पूछता है बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन में कि कौन से अम्ल को मिला करके भोजन को सुरक्षित रखा जाता है, तो कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का अनुसूत्र होता है C6H5COOH, है ना, बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। सही है। चलिए नेक्स्ट। तो इतना तरीका से हम लोग भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये नोट में लिखा हुआ है मानव में भोजन का पचना, ये कमाल की एग्जाम्पल है यार, कमाल के उदाहरण दिया गया है। ये देखिए VVI में से एक है, बहुत बार पूछ चुका है ये उदाहरण। क्या कि मानव में भोजन का जो पचना है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया। कभी भी उपचयन बोलने की कोशिश मत करी हो। कई बार रहता है ऑप्शन में उपचयन भी रहेगा अपचयन भी रहेगा, तो ये कैसा होता है? उपचयन होता है, गलत। यहाँ पर उपचयन सही है, अपचयन में बोल रहा हूँ क्या? उपचयन ठीक है। देखिए उपचयन क्यों बोला गया बाबू मेरे? देखिए उपचयन क्यों, जहां जहां कोई भी भोजन ऑक्सीजन की मदद से पचता है तो उसको क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन की मदद से पचता है, तो चूंकि ये भोजन ऑक्सीजन की मदद से पचता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, याद रखिएगा इस बात को कि उपचयन जो होता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकरण कह सकते हैं। क्यों है? देखिए, यदि हम लोग भोजन खा लें, भर पेट भोजन खा लें और चले जाएं कोई कंपनी में काम करने के लिए, और उस कंपनी में जो है मान के चलिए कि टायर वाला काम हो रहा है या टायर वाला कुछ है वैसा, तो उस तरह के कंपनी में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो एक तो ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुंच नहीं पाता है शरीर में, जिसके वजह से भोजन का जो अणु जो है ना वो टूट नहीं पाता ढंग से। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो भोजन ढंग से पच नहीं पाएगा, वो बंदा धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। इसीलिए टायर बनाने वाली जो कंपनियां होती है उसमें लोग स्पेशल प्रकार के सूट पहन करके काम करता है, और अगर यदि ना भी पहन करके काम करे, सूट ना भी पहन करके काम करे, तो वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड सीधा हम लोग के प्रतिरक्षा प्रणाली पर अटैक करता है जी। ये क्वेश्चन पूछ चुका है डियर कि ऐसा कौन सा गैस है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड की एक खास बात है, और ये उदासीन गैस है, ये उदासीन है, ना तो ये अम्ल है और ना ही क्षार है, ये बीचे बीच का पोजीशन का उदासीन है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा खतरनाक है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जबकि CO2 उतना खतरनाक नहीं है। देख लीजिए बाबू, इसमें क्या है कि कार्बन एगो, इसमें भी कार्बन एगो, इसमें ऑक्सीजन एगो, लेकिन इसमें ऑक्सीजन दूगो। तो बच्चों जब ऑक्सीजन दूगो हो जाता है तो उतना हानिकारक नहीं होता है CO2, हानिकारक तो है लेकिन उतना हानिकारक नहीं है। लेकिन जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब आता है, जहाँ ऑक्सीजन की लेवल कम जाए वहाँ क्या बन जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में जब सांस लेते हैं नाकों के माध्यम से, तब वो हमारे सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह से नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं, तंत्रिका तंत्र। चलो देखा इधर अगला दूसरा, किसी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। ये बात पहले से भी जानते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन चूंकि केमिस्ट्री में दहन चैप्टर पढ़ना है इसीलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि दुनिया में कोई भी पदार्थ तब तक ही जल सकता है जब तक उसको ऑक्सीजन मिल रहा है। जहाँ ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया वो लहकना बंद हो जाएगा। बस इतना ही कहानी है। इसीलिए ऑक्सीजन की मदद से ही जल सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या सर कोई ऐसा गैस नहीं है जो जिसकी मौजूदगी में भी लहक सके? तो ऐसे तो जनरली नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पदार्थ ऐसे जरूर हैं जिसको जलने के लिए ऑक्सीजन रहे तो ठीक है, और ना भी रहेगा तो हो जाएगा। जैसे मैं बता दूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु का जो फीता होता है वो नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी आप क्या कीजिएगा, लहकाइएगा ना, जलाया जाएगा ना, तो लहक सकता है, बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम क्या बनेगा? नाइट्राइड। Mg3n होगा लगता है, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, क्या होता है भाई मैग्नीशियम नाइट्राइड के? Mg2n3, नाइट्रोजन वर्ग नंबर 15 के तत्व। ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो Mg3n2 सही है।
Mg3 क्या होगा, N2 होगा। तो ये सही अनुसूत्र हो जाएगा। इसको मैं बता रहा हूँ कि सर ऐसे कैसे अनुसूत्र हुआ, ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सुना अच्छा जरा। मैग्नीशियम जो है वर्ग नंबर दूसरा का तत्व है, इसलिए अंतिम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब धीरे धीरे सीखोगे इस सब बात को, ठीक है। मैंने बोला कि मैग्नीशियम वर्ग नंबर 2 का तत्व है, उसमें वर्ग नंबर 2 में देखिए मैग्नीशियम 12 परमाणु संख्या है ना, वर्ग नंबर दूसरा में है। तो जितने भी वर्ग नंबर 2 का तत्व होते हैं उसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन वर्ग नंबर 15 तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी धातु या कोई भी तत्व जो होता है वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। यानी देखिए इसके पास 2 गो है, इसके पास के गो इलेक्ट्रॉन है, 5 गो है। तो अष्टक पूरा करने के लिए अब इसको चाहिए 6 गो, इसको चाहिए के गो, 3 गो। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से 11th में पढ़ना है कि 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लेन देन करने का नहीं रहता है, ठीक है ना। तो क्या नाइट्रोजन क्या कहेगा कि भाई मेरे पास पहले से 5 इलेक्ट्रॉन तो है, और तुम्हारा मैग्नीशियम क्या कहेगा कि तुम्हारे पास के गो है, 2 गो है, मेरे को अष्टक पूरा करने के लिए के गो चाहिए, 3 गो चाहिए, जबकि तुझे पूरा करना रहे तो 6 गो देना पड़ेगा। यहाँ नियम कहता है कि 4 गो से ज्यादा देना है नहीं। तो फिर ऐसा काम करना कि तू मेरे को दे दे, तब मैं अभिक्रिया कर सकता हूँ तेरे साथ में। तो इसीलिए मैग्नीशियम मजबूर है, मैग्नीशियम भी चाहेगा कि या तो मेरे को 6 गो मिल जाए या तो मैं 2 गो किसी को क्या कर दूँ, दे दूँ, तभी या तो अष्टक पूरा होगा या तो अपने अंतिम कक्षा में 0 रखेगा जी, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम देखिए बाबू यहाँ पर कैसे थ्योरी कैसे बैलेंस करबो, एकरा चाहिए टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ है 2 गो। तब आप बात जानो कि बराबर करेला 3 2 से गुना करा लूँ, तो 3 दूनी 6, तो टोटल 3 गो मैग्नीशियम जब मिलाएंगे तो टोटल के इलेक्ट्रॉन बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। इधर के गो नाइट्रोजन बनेगी, 2 गो, कहा कि एक नाइट्रोजन को चाहिए 3 गो, तो टोटल 2 नाइट्रोजन को चाहिए 6 गो। तब ना देख रहे हैं, तब 6 इलेक्ट्रॉन ही देगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तब जाके क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ। ये चीजें धीरे धीरे जरूर समझ में आएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है।